दोस्तों, प्यार की सरहदों के 56वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजवीर के शब्द अमृता के कानों में पड़े तो उसके कदम ठहर गई। मिशी राजवीर की बेटी नहीं है। क्या मतलब था इस बात का? वो अगर उसकी बेटी नहीं तो वो फिर कौन है? क्या कर रही है राजवीर के पास? क्या बनूबा उसकी मां नहीं? गोद लिया है क्या राजवीर ने उसे? कई तरह के अटपटे सवाल उसके जहन में कुलबुलाने लगे। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया। शक दूर करने के इरादे से उसने राजवीर की ओर देखा। राजवीर बेड के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। अमृता के चेहरे पर प्रश्नात्मक भाव देखकर राजवीर ने अपनी बात दोहराई। हाँ अमृता, सही सुना तुमने। हालांकि मैंने ये बात किसी से नहीं कही, पर आज तुम्हें बताना जरूरी लगा। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। इसलिए कि भरोसा कर सको तुम कि कुशल को अपना सकता हूं। मैं मिशी का बायोलॉजिकल फादर नहीं हूं, बट शी इज माई डॉटर। भले ही कभी भी मैं उसे खुले दिल से अपना नहीं बना पाया, पर दिल से कभी दूर नहीं किया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। अमृता के अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आपने भनुबा से शादी की थी ना? राजवीर ने उसके पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहा। बैठो, सब समझाता हूं। अमृता ने अपना हाथ छुड़ा लिया और दूर होते हुए बोली। सुन रही हूं मैं। माना बहुत कुछ सहा है तुमने, मुझसे जुड़कर या दूर होकर। मेरे साथ भी कुछ कम गलत नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी रही, पर तुम बताना नहीं चाहती। मैं बांटना चाहता अपनी तकलीफ, पर तुम्हें मंजूर नहीं। राजवीर बेड पर बैठते हुए बोला। अमृता ने एक नजर उसकी तरफ देखा और आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोली। अगर बताकर मन हल्का होता है तो आपका सुन लूंगी, पर आपका दर्द बांट नहीं सकती। माफी चाहूंगी इसके लिए। राजवीर ने उसे गौर से देखा। समझना चाहता था कि ऐसी कौन सी ताकत है उसके पास जो खुद की इस बात पर इस तरह अड़िग रह लेती है। कैसे उसे रोना नहीं आता, न अपने दुखों पर, न ही किसी को और को सुनकर। उसने इतने सालों के बाद सामने देखकर किस कदर विचलित हुआ था। कोई गिला शिकवा याद नहीं था उसे। उसके सीने से मचल उठा था। अगर अमृता प्राय सा बर्ताव न करती तो शायद ऐसा कर भी जाता। अमृता को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, या पड़ा भी था तो वो जाहिर नहीं कर रही थी। पर कोई अपनी भावनाओं को इस तरह नियंत्रित कैसे कर सकता है? आप कुछ कह रहे थे, अमृता ने कहा तो राजवीर अपनी सोच से बाहर आया और उसकी तरफ देखा। अमृता गर्दन झुकाए बैठी थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो राजवीर की बीती जिंदगी जानना चाहती थी या बस सुनने के लिए वहां बैठी थी। कोई दबाव नहीं अमृता, जा सकती हो। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कुछ जानना चाहती हो। लगता है जैसे फैसला करके बैठी हो जिसे कोई भी खुलासा या कोई दलील बदल नहीं सकती। सुन रही हूं, क्या इतना काफी नहीं? अमृता ने उसकी तरफ देखकर कहा। राजवीर कोई तर्क नहीं दे सका। एक गहरी सांस लेकर उसने बोलना शुरू किया। उन चंद दिनों में मेरी जिंदगी ने क्या क्या रुख ले लिया था, यह मेरी सोच और समझ दोनों के परे था। क्या हुआ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था, जिस पर चाहकर भी कोई बस न चल रहा हो। तुम गुस्से से अनाप शनाप बोलकर चली तो गई। मैं अभी तुम्हारी बातें समझ में नहीं पाया था। एकदम से माँ बात करते हुए बेहोश हो गई। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। समीर की मदद से उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। तुम्हारे पास आना चाहता था, इसलिए नहीं कि अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, बल्कि इसलिए कि जो हुआ तुम्हारे साथ, उसके बाद तुम अकेली होगी। पर माँ को उस हाल में छोड़कर कैसे आता? डैड भी नहीं थे वहां। तुम्हारे केस को रफा दफा करने में लगे थे, जो बताया गया था मुझे। माँ का बीपी बहुत कम हो गया था, जिससे वो बेहोश हो गई थी। कुछ घंटों बाद उन्हें होश आया तो उनसे मिला। वो ठीक थी। ध्रुवी और डैड भी वहां आ चुके थे, तो मैं उन्हें छोड़कर तुमसे मिलने निकला। वहां पहुंचकर रू और रिया से मिला, पर तुम वहां नहीं थी। उन्हें भी पता नहीं था कि कहाँ गई तुम। उस पर उनकी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी। उनसे तुम्हारे बारे में सब बताया तो वो शॉक्ड हो गई। तुम कहाँ हो यह पता करने के लिए जुट गए। तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। तभी रिया ने देखा कि तुम्हारा सामान गायब था। मेरा दिल धक से बैठ गया कि कहाँ चली गई तुम। जहां भी शक था सब जगह पता किया। तुम कहाँ से हो यह बात मैंने कभी पूछी नहीं, न तुमने बताई। रू और रिया को भी कुछ नहीं पता था। कॉलेज में मिल जाए शायद हम यही सोचकर वहां भी गए, पर वहां से तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स गायब थे। कहीं कोई सुराग नहीं था जिसे तुम तक पहुंचा जा सके। दिन पर दिन गुजर रहे थे और उसके साथ ही सारी उम्मीदें टूट रही थी। ऐसे कैसे जा सकती हो मुझ पर दोष मढ़कर, बिना कुछ बोले?
बिना मुझसे कुछ पूछे तुम कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती हो? तुम तक पहुंचने की मेरी हर उम्मीद टूटती के साथ ही दिल में तुम्हारे लिए गुस्सा भी भरता आ रहा था। इन्हीं बीच घर में बनुबा से शादी के लिए दुआ बढ़ता जा रहा था। मुझे हरगिज मंजूर नहीं था तो कह दिया कि किसी को भेज दे जेल में, पर मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर किसी ने जबरदस्ती प्रेशर डाला तो खुद की जान ले लूंगा। सब शांत हो गए, लेकिन उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल स्थिर नहीं था। सब जानते थे, उन्हें लगा कि कहीं सच में मैं ऐसा ना कर लूं। हर तरह से कोशिश की कि तुम तक पहुंचने की। पुलिस की मदद ली, अखबारों में ऐड दिया, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। उसी बीच एक दिन पता लगा कि बनूबा प्रेग्नेंट है और उसका कहना था कि उसके बच्चे का फादर मैं हूं। मैंने सरासर नकार दिया कि यह नहीं हो सकता, पर यह साबित कैसे करता? तुम भी तो ये विश्वास को झुठला गई थी। खुद का विश्वास डगमगा गया था मेरा कि कहीं सब सच तो नहीं बोल रहे। मैं ही अपनी बेहोशी में पहचान नहीं कर पाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बनूबा से शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म थी। अगर सच में उसके पिता का कोई मैं ही हूं तो यह बहुत गलत था। मेरे इनकार करने के बाद उसने फिर से अपनी जान लेने की कोशिश की, पर सबने उसे बचा लिया। मैं उस दोराहे पर खड़ा था जहां या तो अपने दिल की सुनता या सही राह चुनता। बनवा की कोख में अगर मेरा बच्चा है तो उसे न अपनाना बहुत बड़ा अपराध होगा, पर मैं बनूबा से शादी। दिल दिल बिल्कुल भी गवाही नहीं दे रहा था। सब सोचते हुए मैंने एक राह निकाली। मैं बनूबा के बच्चे को अपनाऊंगा, पर यह सिर्फ मेरी गलती की भरपाई होगी। उन दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। वो मेरे घर पर रह सकती है, हर सुख सुविधा मिलेगी, पर वो सिर्फ अपने मेरे बच्चे की माँ होगी, मेरी पत्नी नहीं। मैं शादी नहीं करूंगा उससे। बहुत हंगामा हुआ इस बात पर, लेकिन मैं अड़िग था। उसे अपनी जिंदगी में तुम्हारी जगह कभी नहीं दे सकता था। जाने क्या सोचकर भनुबा ने इसके लिए हामी भी भर दी। वो हमारे घर आ गई और पूरा बन सवर के रहती जैसे मेरी पत्नी हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसी भी रहे। बीतते दिन के साथ तुमसे मिल पाने की सारी उम्मीद सी खत्म होती जा रही थी। मन में एक कसक के लिए भी तुम्हें मैं कोसता, कभी खुद को तो जिए जा रहा था बस। मनुबा का घर में बहुत ध्यान रखा जाता। वो भी खुश थी, उसे जो चाहिए मिल रहा था। रही मेरी बात तो शायद उसे यकीन था, बच्चे के आने के बाद मैं उसे अपना लूंगा। मेरे घर में जैसे उसे जगह मिल गई, वैसे मेरे कमरे में भी मिल गई। जैसे उसने खुद को मेरी जिंदगी में शामिल कर लिया, वैसे मेरे दिल पर भी अधिकार कर लेगी। जब भी उसने मेरे नाम का श्रृंगार करते देखता, एक हुक सी उठती मन में कि वो सारे हक मेरी जान के थे जो मैं कभी नहीं दे पाया उसे। जिसका कोई हक नहीं है वो उन पर हक जमाए बैठी है। पर अब उन बातों को नजरअंदाज करना सही नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीतता और मिशी का जन्म हुआ। उसे जब अपनी गोद में लिया मैंने, बहुत वक्त बाद चेहरे पर मुस्कान आई थी। वीराने से मन में एक खुशी महसूस हुई। बहुत क्यूट सी थी वो नन्ही परी। उसके घर में आने से न सिर्फ घर में बल्कि मेरे मन में भी रौनक आ गई थी। उसके साथ मैं अपने दर्द को कुछ पल के लिए भूल जाता और वो भी मेरे साथ बहुत खुश रहती। घर पर जल्दी आने लगा था उसके लिए। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठती थी, जो कई बार तुम्हारी याद दिला जाते। ऐसे ही चमक होती और मेरी आंखों में जब मैं तुम्हें देखता। राजवीर अपनी बात कह रहा था और अमृता खुद को जड़ किए सब सुन रही थी। तेज उसके मन में भी उठ रहे थे, पर वो खुद को जब्त करे बैठी हुई थी। इसी बीच बनुबा ने कई बार मेरे करीब आने की पहल की कि जब मिशी हमारी बेटी है तो हम अपने रिश्ते को क्या नाम देना चाहिए। तुम्हारी वापसी की अब कोई उम्मीद नहीं, और आ भी गई तो मिशी के साथ कभी नहीं अपनाओगी मुझे। उसकी बात सही थी। कई बार सोचता और उसके बदले रवैये को देखकर लगता कि हर्ज ही क्या है अगर उसे अपना लिया तो। पर जब भी कभी मन को कड़ा करके उसकी ओर कदम बढ़ाता हुआ चल रहा था, कदम अपनी जगह जम जाते। लगता जैसे कोई गुनाह करने जा रहा हूं। एक अजीब सी घुटन होती थी। मैं नहीं मिटा पाया कभी अपने और उसके बीच के फासले को। मंडप सजाकर नहीं बैठ पाया उसके साथ। यह बात उसे आहत कर गई और शायद अब तक उसका सब्र तोड़ गई थी। हर गुजरते दिन के साथ उसकी चिढ़ बढ़ती जा रही थी। वो इतने वक्त साथ रहने के बाद भी मुझे हासिल नहीं कर पाई। उसका पागलपन अब और बढ़ने लगा था। हर दिन वो जबरदस्ती मेरे क्लोज होने की कोशिश करती और मैं झिड़क देता उसे। एक दिन बिफर पड़ी और अपने गुस्से में तुम्हें कोसते हुए मेरी जिंदगी से जाकर भी नहीं गई, और आज भी खुशियां पर डाका डाले बैठी हूं। क्या कुछ नहीं किया मैंने मेरी जिंदगी से निकालने के लिए, पर मेरे दिमाग पर हावी हुई बैठी हूं।
बहुत अनाप शनाप बोलकर मिशी को छोड़कर अपने घर चली गई। बहुत अजीब लगा कि कैसे छोड़कर चली गई वो अपने, पर उसके स्वभाव को इतने सालों से जानते हुए यह कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी। हमेशा वो अपने बारे में सबसे पहले सोचती थी। मैंने उसे न रोकने की कोशिश की, न ही वापस बुलाया। मिशो को ध्रुवी संभाल रही थी, मेरे लिए तो बस वही थी। उसकी वजह से बनुबा यहाँ थी। खुद से आकर रहने लगी तो मैं मना करता क्या? आखिर माँ थी उसकी। पर वो नहीं आए तो मैंने उसे बुलाया भी नहीं। मिशी अब नन्हे नन्हे कदम चलने लगी थी। उसे देखकर पूरा घर खुश था। माँ ने कई बार बनुबा को वापस बुलाना पर अपनी जिद थी, पर राजवीर उसे पत्नी का दर्जा देगा तभी वो आएगी। माँ मुझ पर दबाव डालती पर मेरा फैसला भी अटल था। एक दिन माँ मिशी को लेकर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही थी। उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो रखी थी। मैं ऑफिस में था। मुझे पता लगा तो मैंने उसे हॉस्पिटल लेकर आने के लिए कहा। मैं वही इंतजार करूंगा। माँ ड्राइवर के साथ निकल गई, पर रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी से अपना कंट्रोल खो दिया और एक्सीडेंट हो गया। चहल पहल वाली जगह थी तो लोग तुरंत आए और उन तीनों को हॉस्पिटल ले गई। माँ के फोन से मुझे फोन आया। सब पता लगते ही दिमाग सन हो गया। मैं तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां पता चला कि ड्राइवर हॉस्पिटल आते ही दम तोड़ चुका था। माँ और मेशी की हालत बहुत गंभीर है। ट्रीटमेंट चल रहा था, पर उम्मीद न बराबर थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये दो ही लोग तो थे मेरे जीवन में जिनके सहारे जी रहा था मैं। समीर, डैड, धुरे सब हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने उनसे कुछ बात की। मेरी हालात नहीं थी कि कुछ समझ पाऊं। समीर मुझे टेस्ट के लिए ले गया और ध्रुवी ने बनुबा को फोन किया और सब कुछ बताकर बुला दिया। मैं अपने सदमे से निकल नहीं पा रहा था कि क्या मालूम था कि इससे बड़ा पहाड़ मुझ पर टूटना अभी बाकी था। मुझे पता चला कि मिशी मेरी बेटी नहीं है। मुझे मेरे लिए यकीन करना बड़ा मुश्किल था, पर सच यही निकला। ऐसे कैसे हो सकता है? मिशी मेरी बेटी थी, पर जो सामने रिपोर्ट्स पड़े थे उन्हें झुठला कैसे सकता था? अब फिर से मेरे दिमाग में वो पल घूमने लगा जहां मान चुका था कि नशे में मुझसे गलती हो गई। वहां अब फिर से एक शक ने जन्म ले लिया था। इस शक का इलाज सिर्फ बनुबा कर सकती थी। बाहर आए तो पता चला वो अपने घर चली गई। मैं तुरंत उसके घर पहुंचा और उससे सवाल किया। पहले तो बहलाती रही। जब रिपोर्ट्स उसके सामने किया तो बताया कि मेसी की जिंदगी बचानी है तो उसके बायोलॉजिकल पिता की जरूरत है, जो मैं नहीं हूं। मेरे गुस्से के कारण और मेसी की फिक्र उसने सब सच उगल दिया कि मेरे और उसके बीच कभी भी रिश्ते नहीं बने। मेरा कहना गलत नहीं था। मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी। गलती बनुबा से हुई थी। हमारी शादी की खबर सुनकर वो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाई और हमें अलग करने का रास्ता तलाश रही थी। किसी चाल के तहत किसी से मिलने गई, पर वहां पर अपने गुस्से को काबू करने के लिए उसने ड्रिंक कर लिया। नशे में उसी शख्स के साथ संबंध बना लिया था उसने। जब होश में आया तो वो शख्स भाग चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसे अपनी प्रेगनेंसी पता चली तो उसे कुछ सूझा। एबॉर्शन करा ले, पर रिस्क था। उसे एक रास्ता सूझा कि उस बच्चे के जरिए बनाकर मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती है। बस फिर अपनी सारी चालें चल दी जिसमें मैं फंस गया। कहकर राजवीर चुप बैठ गया। कुछ देर सन्नाटे को तोड़ते हुए अमृता बोली, फिर क्या हुआ? बनुबा कहाँ है अब? मुझे नहीं पता। मेरे लिए यह सब बहुत शॉकिंग था। उसी समय पता चला कि माँ नहीं रही। एक दिन बाद एक चीजें होती गई और फिर से स्थिति ऐसी थी जहां कुछ समझ पाना असंभव था। माँ को अंतिम विदाई देकर मैं सारा दिन घर में बैठा रहा। मिशी का ध्यान भी अपने मन में नहीं लाना चाहता था। जिसे अपनी बेटी समझकर फिर से जीने लगा था, वो एक धोखा निकली। वो हॉस्पिटल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी और मैं अपने घर में अपने अंतर्द्वंद से हार गया था। जो छल हुआ मेरे साथ, उसको बर्दाश्त करने की शक्ति तलाश रहा था। कैसे इतना बड़ा बेवकूफ निकला मैं? कैसे बस सबके लिए एक खिलौना बनकर रह गया था? दिमाग फट रहा था मेरा। और उस पल सबसे ज्यादा गुस्सा तुम पर आ रहा था कि क्यों तुमने झूठ बोला। ये कर रहा था कि सबको खत्म कर दूं। सबने मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। अपने गुस्से से मैंने बनुबा का गला दबा दिया था और उसके घर वालों ने मुझे उससे अलग किया और बाहर निकल गए। कई दिनों तक अपने कमरे में बाहर नहीं निकला। कई दिनों बाद समीर मुझे लेकर बाहर आया तो मेरी नजर मिशी पर गई, जो मुझे देखकर मेरे करीब आने को मचल उठी थी। उसको तो भूल ही चुका था मैं। जाने कैसे बच गई वो, जबकि डॉक्टर कह चुके थे कि चांस बिल्कुल नहीं है। बहुत कमजोर हो गई थी। अभी भी चलना शुरू किया था उसने, पर इस एक्सीडेंट के बाद वो कमजोरी से चल भी नहीं पा रही थी। उसे देख मन में प्यार उमड़ा, पर उसका सच जानकर कदम न बढ़ा सका उसकी तरफ।
उसे बनुबा के पास छोड़ आने के लिए कहा तो पता चला कि वो अपने परिवार के साथ विदेश चली गई। कुछ बताया भी नहीं। मेरे लिए वहां रहना बहुत मुश्किल था। न आशी का सच किसी को पता सकता था, न ही उसने अपना सकता था और न ही पूरी तरह से मुंह मोड़कर उसे दूर हो रहा था। कभी कभी मन तड़प उठता कि इस सब में उसकी क्या गलती है। माँ तो छोड़कर चली गई, मैं भी छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगी। मेरे लिए सब बहुत मुश्किल हो रहा था। शहर छोड़ने का फैसला कर लिया मैंने। ध्रुवी और डैड वहीं रहे तो मैं वहां से दूर आया। समीर भी मेरे साथ आया और हम दोनों ने काम शुरू किया। खुद को भूल जाना चाहता, इसलिए अपने आप को काम में झोंक दिया। कुछ समय बाद वो सब मेरे पास आ गए। मिशी का सच जानने के बाद भी मैं चाह कर भी उसे अपना नहीं पाया। उसे देखते ही बनुबा का दिया धोखा याद आ जाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे प्यार नहीं रहा। पर पर तुम्हें देखा कि कैसे उसका मुझसे और बनुबा का रिश्ता जानकर भी तुम उसे प्यार कर रही थी। मैं क्यों नहीं कर पा रहा था ऐसा? शायद मैंने सब भूलने की कोशिश ही नहीं की। वो मेरी बेटी नहीं है, इसकी जग में ये सोचता हूँ कि मैं उसका पापा हूँ तो शायद इतना रूढ़ न होता उससे। उसका सच मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। तुम्हें बताया कि सोचो सो एक बार, जब बनुबा के दिए धोखे के बावजूद मिशी को अपनाया है तो कुशल तो तुम्हारी जान है। मैं उसे हर खुशी दूंगा अमृता। तुम्हें डर है कि अपने बच्चे के आगे मैं उसे नेगलेक्ट करूंगा, तो अब मिशी का सच जानकर उसकी तरफ से निश्चित हो जाना चाहिए तुम्हें। सच में ऐसा होता है कि मन में अपना पराया आ जाता है तो इन दोनों पर अपना सारा प्यार लुटाएंगे। हम कभी अपना बच्चा प्लान नहीं करेंगे। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ, वो अब तक आए क्यों नहीं। राजवीर की बात सुनकर अमृता चीहू कर उठकर खड़ी हो गई, दरवाजे की तरफ बढ़ गई। राजवीर ने हैरानी से उसे देखा और बोला, अमृता, सब जानकर भी तुम इग्नोर कर रही हो मुझे। आज भी तुम मेरी पत्नी हो, उसी हक से लेने आया हूं। जो हुआ उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूं तुम्हारे साथ। पर तुम अगर सब जानकर भी अपने जिद पर रहना चाहती हो तो ठीक है, अब कोई दबाव नहीं डालूंगा तुम पर। आज आराम कर लीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। कहकर वो बाहर चली गई। राजू उसे आश्चर्य से देखता रहा। सब जानकर इतना सख्त रवैया होगा उसका, राजवीर को लगा नहीं था। क्या होगा अब आगे? क्या अमृता जानकर उसके साथ जाएगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार के सरहदों के 57वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आज आराम कीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। कहकर वो बाहर चली गई। राजवीर उसे आश्चर्य से देखता रहा। सब जानकर इतना सख्त रवैया होगा उसका, राजवीर को लगा नहीं था। अमृता कमरे से बाहर निकली कि रूह से सामना हो गया। उसके चेहरे पर कुछ सवालिया भाव देखे और बिना रुके सीधे अपने कमरे में चली गई। रूह ने उसे आवाज भी दिया पर वो नहीं रुकी। इधर राजवीर अमृता के रवैये को लेकर सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब जानकर भी वो इतनी शांत कैसे। क्या उसे राजवीर के दुख में सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, या वो दिखा रही है कि फर्क नहीं पड़ता? अमृता कल भी उसके लिए एक पहेली थी और आज भी। फर्क बस इतना है कि उसको पहेली को सुलझा लेता था, पर अब यह बहुत ही मुश्किल पहेली थी। प्यार नहीं जताती थी पर शिकायत तो करती थी, पर अब वो शिकायत भी नहीं करती। राजवीर समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। न वो कुछ बता रही है, न ही आगे बढ़ रही है। उसे कहा कि वो उसके निर्णय का मान रखेगा और उसने सीधे दो टूक चले जाने का फरमान सुना दिया। कैसे जा सकता है? नहीं, बिना नतीजा इस बार लौटेगा नहीं। अमृता नहीं चाहती कि उसे कारण देना पड़े, वरना ऐसे नहीं जाएगा। वो अमृता को परेशान भी तो नहीं कर सकता। सही तो कह रही थी कि अब न वो समय रहा कि इस तरह सिरफरे आशिक की तरह जिद करे और न ही उसकी उम्र। उसने सोचा कि सुबह एक बार और कोशिश करेगा और बात करे कि प्यार उसके साथ लेकर जाने के ज्यादा बेचैन हो उसके बीते सालों की जिंदगी जानने के लिए था। अपने मन में ही फैसला कर रहा था कि जब भी बच्चे उसके पास आए और उसकी तबीयत पूछने लगे। इधर अमृता खिड़की पर खड़ी बाहर देख रही थी। आंखों में नमी आने को मचल रही थी, पर उन्हें इजाजत नहीं थी। एक अंतहीन सूनापन पसरा हुआ था आंखों में। अमृता, तुमने मेरे कारण? रू की आवाज पर अमृता उसकी ओर घूमी। उसकी आवाज और चेहरे के भाव देखकर अमृता समझ चुकी थी कि रू उससे क्या बात करने आई है। तुरंत उसके पास आकर बोली, मैं जानती हूं तुमने सब सुन लिया, पर इस वक्त मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती, न ही जरूरी लगता। मुझे बाकी जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम नहीं भी होती तो यही होता मेरे साथ।
बाकी की बातें कल कर लेना, अभी मेरे सर में बहुत दर्द है। कहकर उसे बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। रो की बात उसके मुंह के अंदर ही रह गई। उसका गला भर आया, पर दरवाजा खटखटा कर तमाशा नहीं करना चाह रही थी। दरवाजे से लगे हुए बोली, जो हुआ तेरे साथ, मेरे कारण मैं उसे बदल नहीं सकती, पर अब जो कर रही है सही नहीं कर रही। तेरे दर्द से वाकिफ हूं मैं, पर आज उनके दर्द को सुनकर तेरे ये रवैया, तुम मेरी अमृता नहीं हो सकती। वो बेशक कम बोलती थी, कड़वा बोलती थी, पर कभी किसी के दर्द को इस तरह अनदेखा नहीं करती थी। नहीं जानती तू ऐसा क्यों कर रही है, पर एक बात सुन ले, रात भर का समय है, अच्छे से सोच कर फैसला लेना कि क्या करना है तुझे। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, एक मौका मिला है तुझे अपने और कुशल की जिंदगी संवारने का। सोच कर देख, तेरे बच्चे को तू राजवीर की मदद से हमेशा साथ और सेफ रख सकती है, बाकी तेरी मर्जी। कहकर रूह वहां से चली गई। अमृता दीवार से लगी बैठ गई। कठोरता का आवरण इस कदर ओढ़ लिया था, उसने अब शायद आंसू आंखों में नहीं आते थे। बच्चों को राजवीर ने अमृता के पास भेज दिया। उनके आने पर उसने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर सुला दिया। उसकी आंखों में तो नींद गायब थी। राजवीर की भी दवाइयों के असर से वो सो गया था। आधी रात के समय अमृता राजवीर के कमरे में आई और उसे सोता देखकर कुछ देर रुक कर चली गई। सुबह राजवीर अमृता से बात करने का मौका तलाश रहा था, पर उसे उसके रवैये को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बात करे। हिम्मत जुटाकर उसने बात करने की कोशिश में अमृता को आवाज दी। अमृता उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चेहरे पर बहुत सख्त से भाव थे। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम। जब लगता है अब तुम्हारा खुद जज्बातों के नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है तो भाग जाती हो, फिर खुद को जब्त कर इतनी कठोर नजर आती हो कि सामने वाला बिना लड़े ही हार जाता है। कुछ जरूरी बात करनी है तो कहिए, मुझे और भी काम है। अमृता ने कहा जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यकीन ही नहीं अमृता, कि सब जानने के बाद भी तुम्हारा ये रवैया हो सकता है। एक बार फिर सोच लो। आपसे हमदर्दी है। बहुत बुरा लगा आपकी आपबीती सुनकर। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। अपनी लड़ाई हर किसी को खुद ही लड़नी होती है, तो आप भी लड़िए। यही मेरे सोचने की बात है। अपने फैसलों का पुनः विचार करना बहुत पहले छोड़ दिया मैंने। व्यर्थ की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अमृता, प्लीज आगे कोई बात मत कीजिएगा। आप रहे हो बेकसूर, पर आपके आसपास के लोगों ने मुझे एक खिलौना बना दिया। क्या गारंटी है कि इस बार वो ये खेल न खेले। माफी चाहूंगी, मेरा दिल बहुत तंग है अब। कहकर वो कमरे से चली गई। कुछ देर देखता रहा राजवीर, फिर दरवाजे से बाहर आकर बोला, जा रहा हूं तुम्हारी परेशानी और नहीं बढ़ा सकता, पर इसका यह मतलब नहीं कि अपनी बात से पीछे हट गया। इंतजार रहेगा तुम्हारा। वापस भरोसा कर सको। अगर सच में लगता है कि मैं बेकसूर हूं तो एक मौका दे सकूं, मैं इंतजार करूंगा। कहकर वो आगे ही चला गया था। कुछ देर बाद राजवीर बच्चों को समझा करके अभी स्कूल से छुट्टी नहीं मिली है, जब मिल जाएगी वो उन्हें ले जाएगा। बच्चों ने जिद की, पर राजवीर ने प्रॉमिस करने पर जल्दी ही आएगा, उन्होंने उसे जाने दिया। राजवीर ने जाते हुए एक उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ उठाई। अमृता दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। नजर छत की तरफ भी गई, वहां भी निराशा मिली। न चाहते हुए भी उसकी आंखें पनीली हो गई, जिन्हें छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा झट से फेर लिया और गाड़ी में जाकर बैठा, पर उसे नम आंखें रूह से छिप नहीं पाई। कहीं ना कहीं उसका दिल कचोट गया कि अनजाने में ही सही, उन दोनों के इस दर्द की वजह वो थी। इस कि ज्यादा इस वक्त उसे अमृता पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों इतनी जिद्दी है, क्यों नहीं दे सकती एक मौका राजवीर को, जबकि अच्छे से जानती है कि उनकी कोई गलती नहीं, मगर है भी तो उससे कहीं ज्यादा सजा भुगत चुके हैं वो। अमृता ने राजवीर को जाते देखा और घर के मुख्य दरवाजे पर अमृता राजवीर को विदा करने भी नहीं आई। रूह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बच्चों को अमृता को नहीं देखा कि उन्हें लगा कि वो स्कूल चली हो गई, पर रूह जान रही थी कि वो घर पर ही है। नौकर को आवाज देकर उन्हें तैयार कर स्कूल छोड़कर आने को कहा। वंश को नैनी के हवाले कर वो छत की ओर बढ़ गई। उसका शक सही निकला। छज्जे पर खड़ी वो सड़क की तरफ देख रही थी। क्या देख रही है? चले गई वो। शायद अब तेरी और वापस नहीं आएंगे। रो की आवाज गूंजी। अमृता ने अपनी मुट्ठियां कस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। रोज की ओर बढ़ते हुए बोली, समझ नहीं आता कि कोई तुम्हारे जितना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। किस्मत ने मौका दिया कि अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी संवार सको, साथ ही राजवीर की जिंदगी में भी खुशियां भर सको।
पर तुम्हें इन सब की कोई परवाह नहीं। परवाह है तो अपनी जिद और सिर्फ अपनी जिद की। मैं पूछती हूँ, क्या साबित करना चाहती हो कि वो बहुत बुरे हैं और तुम बहुत अच्छी हो, या फिर मुझे गिल्ट देना चाहती हो कि मेरे कारण तुमने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया है? ऐसा कुछ नहीं है रूह। मैंने कल भी कहा था कि अब भी कह रही हूँ, वो खुशियां मेरे तकदीर की नहीं थी। तुम नहीं तो कोई और मजबूरी होती। खुद को दोष मत दो, अमृता ने कहा। उसकी आवाज में भारीपन साफ महसूस हो रहा था। हर बार तकदीर बुरी हो ये जरूरी है अमृता? वक्त ने मौका दिया है सब संवारने का, तुम क्यों पीछे हट रही है? रो ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ लोगों की तकदीर हर बार बुरी ही होती है रूह। ईश्वर उसके नसीब में खुशियां लिखना ही भूल जाते हैं। अमृता की आवाज भारी हो गई थी, जैसे वो रो रही हो। रो ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया तो देखा आंखें लाल और नम थी। अमृता तुम। वो पूरी अपनी बात कर पाती उससे ही पहले अमृता उसके गले लग गई और फपक पड़ी। अमृता। क्यों रूह? क्यों मुझे कभी खुश होने का हक नहीं है? अमृता तड़प कर बोली। अमृता, हक है तुम्हें। बस एक बार खुद को अपने खोल से बाहर निकाल। रो उसे इस तरह रोता देखकर थोड़ा घबरा गई, पर फिर भी उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, पहले शांत हो जा, फिर बात करेंगे। अमृता कसकर उसके लिपट कर अपना सब्र खो बैठी। और वो समझ रही थी कि उसकी तकलीफ पर सिवाय सांत्वना के वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसने उसे जी भरकर रोने दिया, फिर उसे बिठाकर उसके आंसू साफ करते हुए बोली, क्यों ऐसे घुट रही है? जब बात ही थी तो सब सच बता देती ना। मुझे यकीन है कि वो तेरी बात समझते और कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। फर्क पड़ता है रूह, मुझे पड़ता है, उन्हें भी पड़ेगा। कुछ तुझे छुपी रहे वही अच्छा है। एक सच जानकर तू गिल्ट में और दूसरा सच उजागर कर उन्हें गिल्ट नहीं दे सकती, अमृता ने कहा। आंखों में आंसू के साथ चेहरे पर एक असहनीय पीड़ा छलक आई। अमृता, क्यों लग रहा है कि तूने मुझसे भी कुछ छुपा कर रखा है? तुमने मुझे बताया कि कुशल के पिता ने उसे बीमार अवस्था में छोड़ दिया था। जब तूने उसे संभाल लिया और अब वो वापस उसे लेने आया, और इस वजह से तू उसे लेकर भाग आई। क्यों लग रहा है कि ये आधा सच है? रो ने पूछा तो अमृता ने अपनी आंखें मीच ली और उसके आंसू गालों पर लुढ़क आए। उसे चुप देखकर रो ने फिर बोला, बोल अमृता, कुछ तो बात है, बता मुझे। बच्चे कहाँ हैं? अमृता ने नजर चुराते हुए बात बदलनी चाही और वो उठने को हुई। रो ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोकते हुए बोली, बात मत बदल। तुम बात शुरू मत करो रूह। मेरा यहाँ रुकना तुम्हें पसंद नहीं तो कह दो चली जाऊंगी, पर मुझ पर किसी बात को लेकर दबाव मत बनाओ। बीता वक्त लौट कर नहीं आता, उन्हें वहीं पर छोड़ देना चाहिए। कहते हुए रूह खड़ी हो गई। मैं भी यही कह रही हूँ कि बीता वक्त वापस नहीं आता, फिर चाहे वो खुशियों से लबरेज हो या गम से सना हो। दोनों ही पीछे रह जाते हैं तो उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए और आने वाली खुशियों का रुख करना चाहिए। कहते हुए उसके सामने आ गई। अमृता ने उसकी तरफ देखा और झट से अपनी नजर फेंक कर जाना चाहा। रो ने उसकी बाह पकड़ते हुए कहा, क्या राजवीर सर एक मौका डिजर्व नहीं करते? अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना हाथ छुड़ाने लगी। रो ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और बोली, तुझे डर है कि कुशल की किस्मत तेरी जैसी न हो? जवाब मिल गया ना तुझे। जब वो मिशी को अपना सकते हैं तो कुशल को क्यों नहीं? रूह, प्लीज जाने दे मुझे, अमृता ने दयनीय भाव से कहा। जाने दूंगी, पर उसके पहले मुझे एक वजह दे इस बार के इनकार की। क्या सच में तुझे उनसे इतनी नफरत है कि उन्हें देखना भी नहीं चाहती? ऐसा तो कह दे कि उनसे प्यार नहीं है तुझे। रूह प्लीज, अमृता ने एक तरफ से अपनी शक्ति खोते हुए बोला। अमृता प्लीज, मुझे नहीं पता कि तू क्यों इतनी जिद पर अड़ी है, पर यह सब देख समझ में जान चुकी हूं कि आज भी तुमसे बेहिता मोहब्बत करते हैं। उनके लिए ना सही, अपने लिए भी ना सही, पर दोनों बच्चों के लिए मान जा एक बार। कम से कम एक मौका तो उन्हें दे दे, अपनी बात साबित कर सके। मेरे लिए ही सही कि मेरा गिल्ट कम हो जाए। तुम्हें खुश देखूंगी तो तसल्ली से रह पाऊंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो तुझे कभी टूटने नहीं देंगे। उनकी आंखों में विश्वास देखा है मैंने। एक बार मेरे कहने पर मान जा। तुझे इस तरह देखकर हर समय खुद को कोसती रहूंगी कि मेरे कारण तेरे हिस्से में दर्द है। मत कर रूह, प्लीज ये जिद मत कर। नहीं दे सकती मैं उन्हें ये मौका। सब जानते समझते भी नहीं दे सकते उन्हें ये मौका। अमृता के शब्द लड़खड़ाने लगे। पर क्यों अमृता? क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं या राजवीर पर नहीं? मुझे खुद पर यकीन नहीं, खुद की किस्मत पर यकीन नहीं है रूह।
अमृता एकदम से तड़प कर बोली और वहीं बैठ गई मानो अपनी शक्ति खो दी हो उसने। ये अब नया राज कैसा था? क्या कुशल सच में उसका बेटा था या किसी और का? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 58वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मत कर, प्लीज ये जिद मत कर। नहीं दे सकती मैं उन्हें ये मौका। सब जानते समझते भी नहीं दे सकती उन्हें ये मौका। अमृता के शब्द लड़खड़ाने लगे थे। पर क्यों अमृता? क्या तुझे मुझ पर यकीन नहीं या राजवीर पर नहीं? मुझे खुद पर यकीन नहीं है, खुद की किस्मत पर यकीन नहीं है रूह। अमृता एकदम से तड़प कर बोली, वहीं बैठ गई मानो अपनी शक्ति खो दी हो उसने। दूसरों पर यकीन कहां से करूं जब खुद पर यकीन नहीं? टूटने से कोई तब बचाए जब बचने की कोई गुंजाइश हो। कतरा कतरा टूट कर बिखर चुकी हूं, खुद को समेटे घूम रही हूं तो सिर्फ कुशल के लिए। इंतजार कर रही हूं उस दिन का जब मां होने की जिम्मेदारी पूरी की जाए और अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लूं। अमृता रोज के पास आई और उसका चेहरा अपनी ओर किया। रात के बाद सवेरा आता है, पर हर किसी के जीवन में उजाला लाए जरूरी नहीं। कुछ लोगों की किस्मत में फक्त अंधेरा ही लिखा होता है। डर लगता है कि उजाले से कहीं जाने जिंदगी कौन सा कुरूप चेहरा दिखा दे। मुझे डर लग रहा है अमृता, तुम डरा रही हो। रोज के आंसू साफ करते हुए बोली। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, हमेशा तुमने और सबने मुझसे शिकायत की कि मैंने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताती? सब होकर भी कुछ नहीं था मेरे पास। कोई भी पुरुष दूसरे की संतान को नहीं अपनाता रू। ये मेरे सौतेले बाप से समझाया था। उसे शादी मेरी माँ ने मुझसे मेरे पिता देने के लिए की थी, पर यहाँ तो मुझसे मेरी माँ भी छिन गई। बहुत मुश्किल है ये मेरी जिंदगी मेरे लिए रू। तुम सोच भी नहीं सकती एक पग पल मैंने कैसे काटे हैं, कैसे काट रही हूँ। ये करता है कि मर जाऊं। जिंदगी तो छोड़ो, मौत पर भी मेरा कोई हक नहीं। रोज के दर्द की गहराई महसूस करते हुए बोली, अमृता तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ब्रेव हो, इस तरह अपनी बातें शोभा नहीं देती तुम्हें। नहीं, नहीं हूं मैं ब्रेव रूह। होती तो किसी को भी हक नहीं होता खेल जाए मेरे अस्तित्व से। किसी को भी हक नहीं होता। सब पत्थर दिल कहते हैं मुझे। इस जमाने ने बनाया है मुझे ऐसा। बताया है कि यहाँ कोमल दिल वालों लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। चुप रहती हूं तो सबको लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है रूह। जब उन्होंने अपना दर्द बयां किया, मन किया कि उन्हें सीने से लगा कर राहत दे दूं। अगर उसके बिना मेरी जिंदगी मुश्किल थी तो आसान उनकी भी नहीं थी, पर नहीं कर सकी। जिंदगी के अंधेरों से बहुत दूर निकल आई हो रूह, जहां उजाले की कोई गुंजाइश नहीं। डर लगता है कि रोशनी के एक कतरे से भी। क्यों ऐसा बोलती है अमृता? क्या मैं कुछ नहीं लगती तेरी? क्यों नहीं कहती अपने मन का दर्द? दर्द बांटने से कम होता है, क्यों अकेले घुट रही है? क्योंकि यही सही है रूह। क्यों मेरी चुप्पी तोड़ना है सबको? यह चुप्पी साध लेना आसान नहीं पर साधनी पड़ती है, क्योंकि ये कई तूफान दबाए बैठी है। जो टूटी तो बह जाएगा, मैं भी। अमृता, हाँ रूह, आगे बढ़ जाने को कहती हूँ। कैसे बढ़ जाऊं जब मैं मेरी राहें आधे में खो चुकी हूँ? कहते वो पीछे दीवार से सट कर बैठ गई। भूल जाना चाहती हूँ सब कुछ, पर किस्मत हर बार मेरे जख्मों को छीलने आ जाती है। नहीं याद करना चाहती, पर यह सब याद पीछा नहीं छोड़ती। दम घुटता है मेरा, लगता है सांस नहीं आ रही। पहले अपना बचपन भूलना चाहा, सोचा अब सिर्फ खुद के लिए जीऊंगी। तब राजवीर आ गई जिंदगी में। खुद को रोकते रोकते भी प्यार कर बैठी। फिर से बेहरम जिंदगी का भरोसा किया, मेरे हिस्से की खुशी, और वो उसका भरोसा पक्का भी न हुआ और सब छिन गया मुझसे। किसका कसूर? किसका? नहीं, मैं क्या जानूं। जब किस्मत ही बेवफा निकली तो मुझे किसी इंसान से क्या शिकायत करूं? पढ़ना चाहती थी और मेरा बाप अपने फायदे के लिए मेरी शादी करवाना चाहता था। इनकार किया तो घर में रखने से मना कर दिया। घर छोड़कर आ गई। कर कर गई थी कि अपना एक मुकाम हासिल करके अपने माँ को लेने आऊंगी, पर वहां भी किस्मत मेरी दुश्मन निकली। मुकाम तो दूर, एक लांछन लेकर लौट रही थी मैं। घर वापस नहीं आना चाहती थी, पर कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। बहन ने मेरी मदद भेज दी, पर कुछ महीनों में उनसे बातचीत बंद हो गई और मदद भी। उन्होंने अपनी शादी की खबर दे दी थी। मुझे लगा उनका परिवार इजाजत न देता हो। उस समय केवल उनकी याद आई। उन्हें फोन किया पर फोन बंद आ रहा था। पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ था। मुझे लगा कि अपनी गृहस्थी संभाल रही है और शायद मेरे बारे में किसी को बताया ना हो।
2 दिन तक अपने ही शहर के स्टेशन पर ठहरी। कहाँ जाऊं ये सोच रही थी। हर आती जाती नजर घूरती दिखती। उन्हें सब में एक नजर पहचानी सी नजर आई, हमारे पड़ोसी की। मुझे देखते ही मेरे पास आया और पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। उसकी ललचाती सी नजर समझ आ रही थी। वो जानता था कि मेरे परिवार ने मुझे से नाता तोड़ लिया था। मैं बिना उसका जवाब दिए घर से निकल गई। वहां कोई अपना नहीं था, पर इन गंदी नजरों से राहत थी। मुझे क्या पता कि वहां एक और पहाड़ टूटने को था मेरे सर पर। घर पहुंचकर पता चला कि मैं अपने बहन के घर आई थी। माँ के साथ बाजार से लौटते हुए एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें हमारी दीदी चल बसी। माँ अपाहिज होकर बिस्तर पकड़ लिया था। दी का छोटा सा बच्चा वहीं आंगन की चारपाई पर पड़ा रो रहा था। मेरे लिए तो मेरा आखिरी सहारा भी छिन चुका था। उस रोते हुए बच्चे ने मुझे नन्ही अमृता नजर आई, जो भूख से बिलख रही थी पर किसी को सुध नहीं थी। मैंने उसे उठा लिया और सीने से लगाकर शांत किया। सब लोग पहले तो मुझे घर से बाहर निकालने में लगे थे। उसी समय कुशल के पिता का आना हुआ। सब रुक गए। मैं पहली बार मिल रही थी। सबको शांत देखकर मैं बच्चे को लेकर चली गई और उसे दूध पिलाया। कुशल के पिता कुछ देर तक उसके साथ खेले, मुझे अपना परिचय देकर चले गए। जाने क्यों फिर सब शांत थे। मुझे लगा कि उनके जाते ही सब वापस मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा और अपनी माँ की देखभाल में लग गई। कुशल और उनकी देखभाल में मैं खुद को भूल जाना चाहती थी। कुछ भी याद न आए मुझे। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। राजवीर का ख्वाब भी अब ख्वाब के दायरे से बाहर था। पता था शायद अब तक वो नफरत करने लगे होंगे मुझसे। मैं अपनी जिंदगी कुशल का नाम कर देने का सोचा। उसे ही पालूंगी। उसके पिता अक्सर आते थे और उससे मिलकर चले जाते। कहते कि अब वो कुशल को लेकर निश्चिंत हैं, क्योंकि उसके पास एक माँ है। उनके पास उसकी देखभाल की कोई नहीं, वरना कभी वो उसे खुद से दूर नहीं करते। मुझे कुछ खास मतलब नहीं था उन बातों का। पता था इन बातों से कुशल मेरे पास है, उसको कोई कमी ना होने दूं। उसके पिता उसकी जरूरत का सारा सामान रख जाते थे और खर्चे के लिए पैसे भी दे जाते थे। मेरे लालची बाप और भाई भाभी को क्या चाहिए था। बीतते वक्त के साथ मैंने देखा कि अब वो जब भी आते थे मेरे लिए भी कुछ न कुछ लेकर आते। मैं मना करती तो कहते कि मैं जो उनके बच्चे के लिए कर रही हूँ उसके एवज में एक छोटा सा थैंक यू है, और जबरदस्ती मुझे खर्च के लिए पैसे भी दे जाते। मैं मना कर देती, पर सच में जरूरत थी। वो जो पैसे कुशल के लिए मेरे बाप देकर जाते थे वो उनके पास रख लेते थे। कुशल के दूध और माँ की दवाइयाँ बड़ी मुश्किल से अरेंज कर पाती थी मैं। नौकरी भी करती तो क्या करती। बिना डिग्री जहां भी जाती या तो बाहर कर दी जाती, फिर गंदी नजरों का सामना करना पड़ता। उनसे पैसा लेना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाती कि इसको खर्चे निकल जाएंगे, तो 2-3 दिन भी भाभी उन्हें टिकने नहीं देती। पर उनसे पैसे लेकर मैंने जिंदगी की सांसें सबसे बड़ी गलती कर दी। कुछ महीनों बाद एक दिन जब आए तो मेरे सामने शादी का प्रस्ताव प्रस्ताव रख दिया। अब उन्हें कुशल से दूर नहीं जाता रहा और सौतेली माँ लाकर कुशल के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं कुशल को माँ की तरह संभाल रही हूँ, तो ऑफिशियली उसकी माँ ही क्यों न बन जाऊं। मुझे बात बहुत अटपटी लगी। क्या ये जरूरी है? अपने बेटे को अपने पास रखना है तो सिंगल फादर बनकर भी तो पाला जा सकता है। मैंने साफ इनकार कर दिया। वो तो कुछ भले बिना चुपचाप चले गए, पर मेरे घर वालों ने इस बात को तूल देना शुरू कर दिया। अपने और दी के एहसान गिनवाने लगे। मैं कम से कम इन इंसानों का कर्ज ही उतार दूं, उनके बेटे की जिंदगी संवार कर। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। अपने मतलब के लिए क्या कुछ तर्क था उनके पास। मेरे मना करने पर मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल देने की धमकी देने लगी। माँ को, जिस औरत ने एक अपनी पूरी जिंदगी उन्हें दे दी, उन्हें आज वक्त पड़े ऐसे फेंक रहे थे जैसे उनकी कोई हो ही ना। मैंने अनसुना किया। बचपन से यही करती आई थी मैं। एक दिन कुशल के पिता उसे आकर ले गए। मैं रोकती भी किस हक से, पर उसके जाने के बाद बहुत अकेलापन होने लगा था। इन कुछ महीनों में ही वो तो मेरी सांसों को चला रहा था। एक दिन से ही लगा जैसे सांस रुक गई हो मेरी। तड़प उठी थी उसके लिए। इतनी तड़प तो शायद तब भी नहीं हुई थी जब राजवीर से अलग हुई थी। शायद कुशल में अपना सहरा तलाशते हुए माँ बन गई थी उसकी। ममता ने दिल में स्थान ले लिया था, पर उसे पास रखने की जो शर्त थी वे मान्य नहीं थी मेरे लिए। अगले दिन मेरे सो कॉल्ड बाप ने मुझे मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मगर मैं उनके काम की नहीं तो क्यों हमारा बोझ उठाए।
हर बार जब खुद को समेटती थी तब कोई ना कोई मुझे तोड़ने पहुंच जाता था। माँ की हालत थोड़ी ही देर में बिगड़ने लगी थी। इस तरह तड़पती धूप में और बाहर पड़ने से उनकी सांस उखड़ने लगी। इतने सब के बाद माँ को खो नहीं सकती थी मैं, पर लेकर जाऊं कहाँ। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी और मेरी हर मदद की आस टूट रही थी। कोई भी पड़ोसी मदद नहीं कर रहा था। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे उनको हॉस्पिटल ले जाती। मैं बार बार दरवाजा पीट रही थी, दरवाजा नहीं खुलना था, नहीं खुला। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कुशल के पिता उसे गोद के लेकर बाहर आए और बोले कि कुशल नहीं रहा मेरे बिन। मुझे देखते ही वो मेरी गोद में लपक गया और सीने से लगकर उसका रोना शांत हुआ, पर सिसकिया नहीं। तब तक मुझे और माँ को ऐसे देखकर उन्होंने पूछा और मेरे बताते ही माँ को कार में रखकर हॉस्पिटल ले गई। कुशल को गोद में लिए मैं परेशान खड़ी थी। वो माँ के इलाज के लिए भाग रहे थे। क्या इसके बाद कुशल के पिता को अमृता अपने आप को सौंप देगी या नहीं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।